मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम जन आंदोलन कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। नंबर एक। नंबर दो, ये जो मांगे हैं हमारी, ये मांगे क्यों है, हम क्यों ये मांगे रख रहे हैं। और नंबर तीन, ये जो ज्ञापन है आज का, जिसके ऊपर करीब 60-70 लोगों के साइन हो चुके हैं, अभी और होने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि जन आंदोलन क्या होता है। आप लोगों ने आंदोलन सुने होंगे कि आप फलाना संगठन आंदोलन कर रहा है, उस संगठन के कर रहा है। होता क्या है कि जब अलग अलग संगठन के लोग आंदोलन करते हैं तो बाउंड्री पैदा हो जाती है। अरे यार, ये उस संगठन का आदमी है, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा यार। कोई कहता है यार उस संगठन का प्रोग्राम है, मैं तो नहीं जाऊंगा। कई बार तो यह तक होता है कि एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं मुसीबत के अंदर, क्योंकि यार ये मेरे संगठन का नहीं है, उस संगठन का नहीं, हम की मदद करें इसकी। तो ये जो बाउंड्री बन जाती है, कोई बनाता नहीं है। जो संगठन बनाता है वो अच्छे उद्देश्य के लिए बनाता है, कोशिश करता है, लेकिन संगठन की अपनी कुछ सीमाएं हैं। वहां पर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, फूट पड़ती रहती है, लोग एक दूसरे से नाराज पड़ते होते रहते हैं। उसकी वजह से संगठनों में भेद हो जाता है। एक संगठन का व्यक्ति दूसरे संगठन में नहीं जाता है और दूसरे संगठन का व्यक्ति किसी और तीसरे संगठन में नहीं जाता है। इस प्रकार की चीजें हम पिछले 20-30 वर्षों से लगातार देखते आ रहे हैं, लगातार यही होता आ रहा है। तो इस चीज का तोड़ ये है कि हम सिर्फ मुद्दों पे बात करेंगे। ये जन आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है, किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, हम किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं, हम किसी संगठन के पक्ष में नहीं, हम किसी संगठन के विपक्ष में नहीं। यहां से किसी पार्टी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और यहां से किसी संगठन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इस बात का आप सभी लोग भी ख्याल रखें। इस चीज के अंदर ये जनता का मुद्दा है और जनता उठ करके एक कॉल पे आई है। यहां पर किसी ने कोई ऐसा बात नहीं की, एक कॉल पे सब लोग उठ करके आए हैं, क्योंकि ये आपके हितों से लगता हुआ मुद्दा है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। सभी वक्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहें। दूसरा बात यह है कि ये जो 11 मुद्दे हैं ये हमने क्यों रखे हैं, है ना। तो ये जो मुद्दे हैं, हमने पिछले 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल जो काम किया है, उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारे मुद्दे तैयार किए। और ये बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक से बढ़कर एक मुद्दा है। तो मैं बात करता चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी के नाम ने हमने ज्ञापन लिखा है। मैं इस ज्ञापन को पढ़ के बताता हूँ। इस ज्ञापन में ये 11 मुद्दे ही लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस ज्ञापन के नीचे कहीं भी किसी संगठन का, किसी पार्टी का नाम नहीं है। ये जो ज्ञापन है, इसके नीचे लोगों के नाम है और लोगों के साइन है, आपके नाम है, आपके साइन है, और आपका जिस सिटी से आए तो लगभग 101 लोगों के साइन करके हम ये प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और एक साइन इसके अंदर जेन्युइन है। हमारे एडवोकेट मिश्रा जी एक साइन को जेन्युइन तरीके से ले रहे हैं इसके ऊपर। तो बात को समझिए। तो पहला जो हमने लिखा है, श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे सम्मान के साथ हम लिख रहे हैं, और प्रधानमंत्री भारत नेशनल हिल। विषय यह है कि भारतीय नागरिकों के लिए राष्ट्रीय महत्व के 11 मुद्दों के समाधान के लिए 1 दिवसीय अनशन और तदुपरांत ज्ञापन। प्रिय महोदय जी, हम भारत के लोग, भारत के संविधान की जो पहली लाइन है वो है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया। तो वहीं से भारत का संविधान शुरू होता है। तो वहीं से हमने इस लाइन को लिया है, हम भारत के लोग इस पत्र के माध्यम से भारत के नागरिकों के कल्याण से संबंधित नीचे सूचीबद्ध बहुत जरूरी और गंभीर मामलों में कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। हेलो। तो पहला जो मुद्दा रखा हुआ है इसके ऊपर, केंद्र और राज्य सरकारों, जिला प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के, वही ठीक था, ठीक है, आवाज आ रही है। केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या जो जिला प्राधिकरण है, उनके द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण जो भी नुकसान हुआ है, आजीविका का, आय का, व्यवसाय का, शिक्षा का, जीवन का, उस सबको नुकसान की भरपाई की जाए, उन सभी को मुआवजा प्रदान करे, क्योंकि लॉकडाउन गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था, अवांछित था। आप लोग सहमत हैं? दूसरा मुद्दा है, ये जो कोविड टीके के साइड इफेक्ट के रूप में अपनी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले सभी लोगों को मुआवजा मिले। सहमत हैं? सहमत है। तीसरा मुद्दा यह है कि जो 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से ऊपर अधिक पुराने पेट्रोल वाहन के उपभोग पर जो भी कानून है
जो भी सरकारी निर्देश है, जो भी सर्कुलर है, जो भी ऑर्डर है, जो भी नोटिस है, सब के सब निरस्त किए जाएं। अभी सरकार ने एक कानून पास कर रखा दिल्ली एनसीआर के लिए कि 10 वर्ष से ऊपर की गाड़ी, डीजल गाड़ी और 15 वर्ष से ऊपर की पेट्रोल गाड़ी पे बैन लगा रखा है, जबरदस्ती उठाई जा रही है। तो ये एक मुद्दा है, इस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे देश को लगभग 30 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो इस नुकसान को बचाने के लिए हम सब लोग आगे आए हैं। चौथा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश सरकार है, इन दोनों ने मिलकर के भारत से लगभग 400 से लेकर 2000 ट्रिलियन डॉलर की लूट की थी। 400 को भी आप मिनिमम मान के चले तो प्रत्येक भारतीय परिवार का 14 करोड़ रुपया बनता है। और ये पैसा अगर हम देश में वापस लेके आते हैं तो भारत की जनता को अगले 585 वर्ष तक एक भी रुपए का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो जीएसटी, नो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स। हमने कैलकुलेशन किया 585 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ में स्विस बैंक में जो 1000 लाख करोड़ जमा है, ये आजादी के बाद का, ये आजादी से पहले का था, आजादी के बाद का 1000 लाख करोड़ रुपया जमा है। इस पैसे को तत्काल वापस लाया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये कहा है कि स्विस बैंक के अंदर काला धन पड़ा हुआ है और आपको पर्याप्त समय दिया गया है, 9 वर्ष का समय दे दिया गया है। मुझे लगता है अब तक तो कुछ न कुछ तो वो कोशिश की होगी, तो वो कोशिश क्या हुई वो भी जनता को बताया जाए। इसके साथ में भारत में आयकर, जीएसटी सभी करों को समाप्त किया जाए, क्योंकि जितना पैसा है ये हम टैक्स दे चुके हैं। भारत की जनता ब्रिटिश शासन के समय में 97% टैक्स दिया करती थी, तो इतना हम टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं। हमारा पैसा विदेशों में पड़ा हुआ है, तो इस सारे पैसे को ला करके ये सभी प्रकार के जो टैक्स है समाप्त किए जाएं। भैया हेलो। तो इसके साथ में आपको पता है, एक बात बताना चाहूंगा, कई लोगों को लगता है कि यार इतना पैसा नहीं है। आपका जो 1 रुपया है, जो 1 रुपया है उसकी वास्तविक कीमत कितनी है? अभी तो कागज का नोट है, लेकिन किसी जमाने में यह सिल्वर का होता था। रुपया शब्द आया रूपा से, रूपा मतलब चांदी। ये चांदी का सिक्का होता था 11 ग्राम 12 ग्राम के आसपास। और जिस समय ये चांदी का सिक्का होता था उस समय सोने की रेट के हिसाब से 1/15 जो सोने का सिक्का था उसके मुकाबले 1/15 रेट था। इसका मतलब एक चांदी का रुपया उस जमाने का आज की तारीख का 4450 रुपया होता है। पिछले 300 वर्षों के अंदर देश की मुद्रा का 4450 गुना अवमूल्यन हुआ है। अब लोग कई बार कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं डॉलर से, कहते हैं जी डॉलर तो 82, 83 के आसपास, 86 के आसपास है, पौंड 100 के आसपास है। लोग कहते हैं जी आप कह सकते हैं कि 82 गुना अवमूल्यन हुआ है या 100 टाइम्स हुआ है, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि पिछले 300 वर्षों के अंदर डॉलर का भी अवमूल्यन हुआ है। इन लोगों ने डॉलर का भी रेट कम किया है सोने के मुकाबले, इसलिए वो आपको लगता है। अदरवाइज हमारा 1 रुपया जो है वो 4450 रुपये का है। तो जितना भी हमारे पास जो विदेशी कर्जा है, अगर सरकार मजबूत सरकार हो तो इस कर्जे को देने से मना भी कर सकती है। अगला जो है, सभी हिंदू मंदिरों और मठों पर से सरकारी नियंत्रण हटाया जाए। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ठीक है कि कोई क्रिश्चियंस है वो अपना चर्च चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई मुस्लिम है अपना मदरसा चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां से जिस प्रकार से जो पैसा कलेक्शन होता है वो वहीं पर खर्च होता है। इसी प्रकार से हिंदू मंदिरों का और मठों का पैसा भी हिंदू समाज अपने अनुसार जहां खर्च करना चाहे वहां खर्च करे। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए एवं सभी प्रकार के गोवध पर प्रतिबंध लगाया जाए। अभी यूपी के अंदर एक कानून बना हुआ है, गौ हत्या निषेध कानून। बड़ी मजे की बात है कि कानून तो गौ हत्या निषेध है, लेकिन 15 वर्ष से ऊपर के गोवंश को मार सकते हैं। अब यह कौन सा कानून हुआ? तो यानी कि कानून के अंदर प्रावधान है कि आप मार सकते हैं, तो ये तो कोई कानून नहीं हुआ ना। तो ये गौ हत्या पर किसी भी प्रकार का हत्या नहीं हो, पूरा गौ का वंश जो है उसको रोक लगाई जाए, इस बात को हम उठा रहे हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिया जाए। जो किसान, काफ़ी लोग जो गरीब होते हैं उनको पूरा मूल्य नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो लोग कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, तो इसलिए उनको MSP की गारंटी दी जाए। नेक्स्ट है EVM। अब EVM की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा का आदेश दे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो EVM जो होती है, लोग कहते हैं कि यह भारत के अंदर बनती है, भारत सरकार भी कई बार कहती है कि भारत के अंदर बनती है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की कंपनी वहां से बनाते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन EVM के अंदर एक चिप होती है, माइक्रो कंट्रोलर चिप। वो माइक्रो कंट्रोलर चिप आती है जर्मनी से और US से आती है। और जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है, उस चिप को किसी भी प्रकार से मॉडिफाइड किया जा सकता है, पहले से ही कोडिंग की जा सकती है उसके अंदर।
जो जर्मनी भारत को चिप भेजता है, चिप निर्यात करता है, उस जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर रोक लगा रखी है। आप बात को समझिए, जिस देश में चिप बनती है उस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे देश के अंदर ईवीएम से इलेक्शन नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि इसकी कोई समीक्षा हो, जो एक्सपर्ट्स हो उस पर आप जांच करें। इसके ऊपर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह की समाप्ति की जाए। ये मुद्दा क्या है इसको समझिए। जिस प्रकार से आप कहते हैं जी वो फलाना आदमी टिकट ले आया, वो टिकट होता क्या है? वो टिकट कुछ नहीं होता है, वो चुनाव चिन्ह होता है। जो एक व्यक्ति अगर निर्दलीय लड़ता है चुनाव, तो उसको तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले इलेक्शन से मिलता है। किसी ने लड़ा हो उसको पता भी होगा। लेकिन पार्टी वाले को 5 साल पहले 10 साल पहले भी अपने हाथ में चुनाव चिन्ह होता है। तो इसकी वजह से क्या बिकता है? टिकट जो बिकता है ना, वो टिकट नहीं बिकता है, चुनाव चिन्ह बिकता है। 100 करोड़ रुपए के अंदर चुनाव चिन्ह को खरीद के लेके आता है, और जो व्यक्ति 100 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव चिन्ह लेके आएगा, तो वो जब चुनाव जीत जाएगा तो उसको तो पैसों को तो वसूल करेगा ना आपके साथ में। तो इसलिए सभी दलों का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबका इलेक्शन सिंबल जब्त किया जाए। मेरा चेहरा मेरा चुनाव चिन्ह। आपका अपना चेहरा, अगर व्यक्ति ने समाज में काम किया है, देश में काम किया है, जनता के बीच में काम किया, तो जनता उसको चेहरे से, उसको नाम से पहचान लेगी, है ना। और ये बात नहीं रही कि 1947 की भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, अब लगभग नाम सब लोग पढ़ लेते हैं। तो ये 11 मुद्दे हैं। इन 11 मुद्दों को लेकर के आप लोग सहमत हैं इन सब पे? हमने कई बार केंद्र सरकार को, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को ईमेल लिखा। 450 ईमेल तो मैं कोरोना के टाइम पर लिख चुका हूं, उसके बाद में 100 से अधिक ईमेल लिख चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद कहीं कुछ कार्रवाई नहीं होती है। अधिकतर ईमेल का तो जवाब नहीं आया है। मुश्किल से 550 में से 1 या 2 ईमेल का जवाब आया होगा। ये सरकार की कंडीशन है। बार बार ईमेल करने के बाद भी, बार बार अनुरोध करने के बाद भी आपने हमारी बात नहीं सुनी। इसलिए मजबूरी में आकर के आज हमको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और साथ में हम ये बताना चाहते हैं कि आपको हम 15 दिन का और समय देते हैं। आपको, प्रधानमंत्री जी को अंतिम तौर पर 15 दिन का और समय देते हैं। यदि 15 दिन के अंदर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम इस आंदोलन को किसी और तरीके से करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कल को हो सकता है बड़ा और प्रोटेस्ट हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी का गिरा हो सकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को स्टेप डाउन करें, क्योंकि देश की जनता चाहती है, जो चाहती है वो कर सकती है। तो ये जो बातें हैं, इन सब को लेकर के लगभग इसके ऊपर 90 साइन हो चुके हैं। बाकी 100 के आसपास और ये 10 और साइन हो जाएंगे। 100 लोगों के सिग्नेचर करा के प्रधानमंत्री जी को आज हम ज्ञापन पहुंचाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप इस बात को, इन मुद्दों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो यहाँ से जाने के बाद, जैसे आप लोग यहाँ से जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रोटेस्ट की शुरुआत है। ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम होगा। आप अगली बार जा करके सबको बोल दीजिए, आप में से एक व्यक्ति क्रांतिकारी है, एक व्यक्ति कम से कम 500,000 व्यक्ति को ला सकता है। तो अगली बार ये मान के चलिए, अगर आपके पास कोई संदेश पहुंचता है तो आपको अकेले नहीं आना है, कम से कम 100, 200, 500 लोगों को और साथ में लेके आना है। क्योंकि ये सरकार अगर संख्या से मानती है तो उसको संख्या से भी सुनाएंगे अपन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब।